हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमित गिल और आज जो हम सेशन कवर कर रहे हैं हम थ्रोम्बोसिस के ऊपर कवर कर रहे हैं। सो थ्रोम्बोसिस क्या होता है? जो थ्रोम्बोसिस है वो हमारे ब्लड में एक मांस का टुकड़ा, एक क्लॉट होता है, एक मांस होता है जो ब्लड से ही बना होता है और हमारे ब्लड की वेसल्स या आर्टरीज में ब्लॉकेज कर देता है, तो ब्लड आगे फ्लो नहीं हो पाता, तो उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। अब हम इसको एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। जैसे मैं साथ में नोट्स आपको दिखा रहा हूँ, उस नोट्स में आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। Thrombosis occur when blood clots block blood vessels. These are two types of अब दो तरह के थ्रोम्बोसिस होते हैं। अब बेसिकली थ्रोम्बोसिस मैंने आपको बताया कि एक मास होता है जो ब्लड से बनता है, जिसे हम ब्लड क्लॉट भी बोलते हैं। वो हमारे ब्लड की वेसल्स को ब्लॉक करता है। अब दो तरह के थ्रोम्बोसिस होते हैं, एक वीनस थ्रोम्बोसिस एंड एक आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। जो वेन्स में ब्लॉकेज करता है उसको वीनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं और जो आर्टेरियल में ब्लॉकेज करता है उसे आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। अब जो वीनस थ्रोम्बोसिस है, इट इज़ व्हेन द ब्लड क्लॉट्स ब्लॉक्स अ वेन। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक इनटू द हार्ट। अब ये वेन्स के ब्लड को ब्लॉक करता है जो हमारी बॉडी से ब्लड को हार्ट में लेके जाता है। तो इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर क्लॉटेड ब्लड हार्ट में जाएगा, ब्लॉकेज वाला क्लॉट हार्ट में जाएगा, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। अगला है थ्रोम्बोसिस, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस। इट इज़ व्हेन द ब्लड क्लॉट ब्लॉक्स आर्टरी। आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। अब आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है हमारे हार्ट से हमारे टिश्यूज़ में, तो अब ये टिश्यूज़ उसमें ब्लॉक कर सकता, तो ये हमारी बॉडी में अगर ब्रेन तक भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो उस केस में कोलैप्स हो सकता है इंसान। तो ये हमारे आर्टरीज में क्लॉट अगर बन जाता है तो आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है हमारे हार्ट से हमारे टिश्यूज या बॉडी ऑर्गन्स को लेके जाता है। आगे है व्हाट कॉजेज थ्रोम्बोसिस। वीनस थ्रोम्बोसिस में बी कॉज्ड बाय डिजीज। अब ये वीनस थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोसिस कैसे होता है? अब वीनस थ्रोम्बोसिस होता है किसी डिजीज से हो सकता है, या कोई चोट लग जाए तो उसमें क्लॉट अंदर बॉडी के वेन्स में ही अंदर क्लॉट, जैसे कोई चोट लगती है तो वो ब्लड क्लॉट हो जाता है जख्म को हील होने के लिए। अब वो अंदर ही क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है वेन्स में। नेक्स्ट है नॉट एबल टू मूव अराउंड, इमोबिलिटी फॉर एनी रीजन। ज़्यादा मूवमेंट ना करने से ब्लड थिक हो जाता है और उसमें क्लॉटिंग होने के चांसेस होते हैं। बोन फ्रैक्चर हो जाता है जब तो बंदा एक पेशेंट एक ही जगह बैठा रहता है, जिसके कारण ब्लड थिक वेट गेन होना शुरू होता है, तो उसमें भी क्लॉटिंग होने के चांसेस होते हैं। सर्टन मेडिसिन, कुछ मेडिसिन लेने से भी ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं या कुछ हार्मोनल मेडिसिन होती हैं, उससे भी क्लॉटिंग हो जाती है। ओबेसिटी होती है मोटापे को, जो ओवरवेट हो जाते हैं जो लोग, उसके कारण भी थ्रोम्बोसिस हो जाता है। सो ओवरवेट नहीं होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। फिर इनहेरिटेड डिसऑर्डर बेस्ड ऑन योर जीन्स और जेनेटिक्स। अब जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, जो अगर बच्चे के पेशेंट के पेरेंट्स को, अगर कभी उसके पेरेंट्स को मदर या फादर से उसको हुआ है, पेरेंट्स को, उसके मम्मी को, कभी पापा को अगर थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम हुई है ब्लड क्लॉट की वेन्स या आर्टरीज में, तो ये प्रॉब्लम उसके नेक्स्ट जनरेशन, उसके बच्चों में भी हो सकती है। आगे है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट इट मेक इट मोर लाइकली योर ब्लड विल क्लॉट। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीज होता है जो ब्लड में हमारे, उसमें भी ये ब्लड क्लॉट हो सकता है। देखते हैं हम आगे। आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस में बी कॉज्ड बाय हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज कॉल्ड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हम इसको हेडिंग दे सकते हैं। अब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? जब आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस स्वेलिंग हो जाती है, और थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, जो आर्टरीज हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, नसें आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। दिस हैपन्स व्हेन फैटी और कैल्शियम डिपॉजिट्स कॉज आर्टरी वॉल्स टू थिकन। अब ये बॉडी में कैल्शियम या फैटी सेल्स जब ज़्यादा हो जाते हैं आर्टरीज में, जब लैक ऑफ वर्क होता है, हम एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करते, डाइट हमारी ज़्यादा होती है, बैठे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, आर्टरीज में कभी कभी फैटी और कैल्शियम डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, जिससे आर्टरीज हार्ड होनी शुरू हो जाती है, जिसको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब दिस कैन लीड टू अ बिल्डअप ऑफ फैटी मटेरियल कॉल्ड प्लेग इन द आर्टरी वॉल। अब जो आर्टरीज की वॉल्स है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है, वो वॉल्स हार्ड हो जाती हैं, और उस फैटी या कैल्शियम डिपॉजिट्स के कारण उस केस को हम प्लेग बोलते हैं। अब व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ थ्रोम्बोसिस। अब थ्रोम्बोसिस के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि जिससे हो सकता है थ्रोम्बोसिस। मैनी ऑफ द रिस्क फैक्टर्स
फॉर वीनस थ्रोम्बोसिस में इंक्लूड अब फैमिली हिस्ट्री, मैंने आपको बताया फैमिली हिस्ट्री, पेरेंट्स को तो आगे उसकी जनरेशन को, बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी। डीवीटी का फुल फॉर्म है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो हमारी डीप सीटेड वेन्स होती हैं। हिस्ट्री ऑफ डीवीटी, अगर पहले डीवीटी है तो उसके आगे भी हो सकता है फैमिली में, या पहले कुछ साल पहले डीवीटी हुआ तो कुछ साल बाद दोबारा हो सकता है किसी को। हार्मोन थेरेपी ऑन बर्थ कंट्रोल पिल्स, अब जो हार्मोन थेरेपी, अब कुछ मेडिसिन के कारण हो जाता है, हार्मोनल मेडिसिन कुछ लेते हैं या बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, या प्रेगनेंसी में भी ये थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो वो एक जगह बैठी रहती है, जिसके कारण उसके वेट गेन हो जाता है और उसमें ब्लड में फैट ज़्यादा हो जाती है और कैल्शियम डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाते हैं। आगे है इंजरी टू अ वेन सच एज फ्रॉम सर्जरी, अ ब्रोकन बोन और अदर ट्रॉमा, किसी भी ट्रॉमा से या ब्रोकन बोन या सर्जरी के बाद इंसान बैठा रहता है तो उस चांसेस में, उस केसेस में भी थ्रोम्बोसिस के रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं। सो इन केसेस में दीज आर द रिस्क फैक्टर्स जिसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है। अब आगे हम देखेंगे तो इसके सिम्टम्स थ्रोम्बोसिस के, कि जब अगर किसी को थ्रोम्बोसिस है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या लक्षण हैं। ईच पर्सन सिम्टम्स में वेरी, सिम्टम्स में इंक्लूड पेन इन वन लेग, यूजुअली द काफ और द इनर थाई। अब एक टांग में पेन रहती, किसी एक टांग में, किसी की लेफ्ट या राइट टांग में पेन रहेगी। यूजुअली जो काफ मसल्स होते हैं हमारे लोअर लेग के बैक मसल्स, काफ मसल्स, या हमारे थाइस का इनर वाला हिस्सा जो होता है उसकी एक साइड में पेन होती रहेगी। स्वेलिंग इन द लेग और आर्म, बाजू में स्वेलिंग हो जाएगी, फुलावट हो जाएगी, थोड़ी स्वेल हो जाएंगे आर्म्स में या बाजू में, लेग्स में। और चेस्ट पेन होती है इसमें। नमनेस और वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी की एक साइड में नमनेस, सुन जैसे कहते हैं कि हाथ पैर सुन पड़ गए, या नमनेस या वीकनेस होती है। सडन चेंजेस इन योर मेंटल स्टेटस, मेंटल स्टेटस भी चेंज हो जाता है, इरिटेबल होने शुरू होते हैं लोग, कभी कभी बीपी हाई होता है, गुस्सा आता है ज़्यादा। एंड हाउ इज थ्रोम्बोसिस डायग्नोस्ड, योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल टेक योर मेडिकल हिस्ट्री एंड गिव यू अ फिजिकल एग्जाम। अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर या स्टाफ या कोई भी नर्स होगी या डॉक्टर होगा, वो हमारी हिस्ट्री को देखेंगे, हमसे पूछेंगे हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना कैसा है, हमें पहले तो नहीं कभी थ्रोम्बोसिस हुआ, या हमारे पेरेंट्स को तो नहीं पीछे हुआ, और किन चीज़ों से हम चेक कर सकते हैं कि थ्रोम्बोसिस है। अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, हॉस्पिटल्स में अल्ट्रासाउंड होता है। ये जो टेस्ट होता है ये साउंड वेव से होता है। दिस टेस्ट यूजेस साउंड वेव्स टू चेक द ब्लड फ्लो इन योर आर्टरीज एंड वेन्स। ब्लड टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। इसमें हम दीज में इंक्लूड टेस्ट टू सी हाउ वेल योर ब्लड कैन क्लॉट, क्लॉटिंग टेस्ट कर सकते हैं ब्लड में कि एबनॉर्मल क्लॉट तो नहीं हो रहा। वेनोग्राफी टेस्ट होता है। फॉर दिस टेस्ट अ डाई इज इंजेक्टेड, हमारे वेन्स में एक कलर होता है, एक डाई को इंजेक्ट किया जाता है। देन एक्सरेज आर टेकन टू शो ब्लड फ्लो एंड लुक फॉर क्लॉट्स। अब वो एक्सरे में ब्लड फ्लो को हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ से ये ब्लॉकेज होगी तो ये डाई के कारण, कलर के कारण वेन्स हमारी एक्सरे में देखेंगी, और वहाँ डाई ब्लॉक हुआ होगा, आगे कलर जा नहीं पाएगा हमारी वेन्स में, जो एक्सरे में देखेगा तो वहाँ से मालूम चल जाएगा कि ये थ्रोम्बोसिस है, ये ब्लॉकेज हुई पड़ी है, यहाँ ब्लड क्लॉट हुआ। द डाई मेक्स योर वेन्स ईजियर टू सी ऑन एक्सरे। अब आगे हम देखते हैं हाउ इज थ्रोम्बोसिस ट्रीटेड, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। Your healthcare provider will create a treatment plan for you based on your age, overall health and medical history. अब हमारी एज के अकॉर्डिंग हमारे को ट्रीटमेंट दी जाती है। बच्चे को तो उसकी उतनी डोज होती है, जो अडल्ट है तो उसकी डोज अलग होगी, उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, हेल्थ कंडीशन को देख के, उसकी हिस्ट्री को देख के, और कितना पर्सन सिक है, हाउ सिक यू आर एंड हाउ वेल यू हैंडल सर्टन मेडिकल ट्रीटमेंट्स और थेरेपीज। एंड इफ़ योर कंडीशन इज एक्सपेक्टेड टू गेट वर्स, अगर कंडीशन ज़्यादा वर्स होने वाली है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दी जाती है। व्हाट यू वुड लाइक टू डू, एंड ट्रीटमेंट में इंक्लूड ब्लड थिनिंग। अब इस ट्रीटमेंट में क्या क्या मेडिसिन यूज़ होती हैं, क्योंकि ब्लड थिक हो जाता है, इसमें फैट और कैल्शियम ज़्यादा डिपॉजिट होता है, तो इसमें क्लॉटिंग हो जाती है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें खून को पतला रखना होता है, गाढ़ा खून ज़्यादा नहीं होने देना, तो उसमें ब्लड थिनिंग मेडिसिन होती हैं, कुछ एंटीकोगुलेंट्स देते हैं हम, थिन ट्यूब कैथेटर्स एंड टू वाइडन द अफेक्टेड वेसल्स। अब थिन ट्यूब कैथेटर्स को इंसर्ट किया जाता है हमारे वेन्स या आर्टरीज में, जिससे हमारे वेसल्स, ब्लड वेसल्स का डायमीटर ज़्यादा है तो ब्लड उसमें से फ्लो हो जाता है। एंड मेडिसिन टू इंटरफेयर विद और डिज़ोल्व द ब्लड क्लॉट्स। अब फिर से कुछ मेडिसिन लेते हैं जो ब्लड क्लॉट्स को डिज़ोल्व कर देती हैं।
अब आगे है व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थ्रोम्बोसिस। अब कॉम्प्लिकेशंस या क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम आती है इसमें अगर किसी को थ्रोम्बोसिस है। इट कैन ब्लॉक द ब्लड फ्लो इन द बोथ वेन्स एंड आर्टरीज। ऑब्वियसली ये ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देगी। एक नाली होती है पानी वाली नाली, उसमें अगर कूड़ा करकट कहीं इकट्ठा हो जाए तो पीछे पानी ब्लॉक हो जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता। उसी तरह हमारी वेन्स में जब ब्लड फ्लो होता है तो वेन्स और आर्टरीज के बीच में अगर क्लॉट बन जाए, थ्रोम्बोसिस बन जाए, तो वो ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देती है। कॉम्प्लिकेशंस डिपेंड ऑन वेयर द थ्रोम्बोसिस इज लोकेटेड। अब कहीं भी थ्रोम्बोसिस होगा हाथ में पैर में, तो उसी एरिया में कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स इंक्लूड स्ट्रोक, हार्ट अटैक एंड सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। हाँ, स्ट्रोक आ सकता है अगर वो क्लॉट ब्लड फ्लो में जाते जाते ब्रेन तक पहुंच जाए तो स्ट्रोक हो सकता है। हार्ट अटैक हो सकता है अगर जो क्लॉट ब्लड में चला जाए, ब्लड का जो क्लॉट हार्ट में चला जाए तो हार्ट अटैक होने का डर है। सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन भी कैरी करता है, तो जो ब्लड हार्ट से टिश्यूज़ में, लंग्स से टिश्यूज़ में जा रहा है, ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, बट आगे ऑक्सीजन ऑर्गन्स को पहुंच नहीं पा रही, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन लेने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ब्लॉकेज हो रही है थ्रोम्बोसिस के कारण। एंड लास्ट में है कैन थ्रोम्बोसिस बी प्रिवेंटेड। क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसकी प्रिवेंटिव मेथड्स क्या है। तो सबसे पहले बीइंग एक्टिव, आपको एक्टिव रहना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, डाइट कॉन्शियस होना होगा, फैटी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी। गेटिंग बैक टू एक्टिविटी एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर सर्जरी। जैसे किसी की अगर सर्जरी हुई है तो इमीडिएटली ठीक होने के बाद एक्सरसाइज जल्दी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सर्जरी के कारण बेड पे बैठे बैठे ब्लड थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो एक्सरसाइजिंग योर लेग्स ड्यूरिंग लॉन्ग ट्रिप्स, ठीक है, अगर कोई लंबा सफ़र कर रहे हैं हम, कुछ कई घंटों का सफ़र, तो एक ही जगह हम बैठे बैठे टांगे सुन हो जाती है, तो उसके बीच में उठ के थोड़े लेग्स की वर्कआउट एक्सरसाइज कर वॉक करते रहना चाहिए, एक्सरसाइज हल्की हल्की करते रहना चाहिए। स्मोकिंग, क्विटिंग स्मोकिंग से भी ब्लड थिक होता है और थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस होते हैं। स्मोक को अवॉइड करना चाहिए, इनफैक्ट इसको छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि जो स्मोकिंग के जो पैकिंग होती है उसके ऊपर ही लिखा होता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अब लूजिंग वेट नहीं बढ़ना चाहिए, वेट कम रहना चाहिए। मैनेजिंग अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। अब हेल्थ प्रॉब्लम्स में डायबिटीज़ कंट्रोल रहनी चाहिए, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, और हाई कोलेस्ट्रॉल जिसमें फ़ैट ज़्यादा बढ़ जाती है ब्लड में, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये मेरा टॉपिक था थ्रोम्बोसिस के ऊपर। आपको इसमें से फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप व्हाट्सएप मैसेज में या आप ये यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो कि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।